तो आज की क्लास में क्या चलने वाला है? आज की क्लास में हमारा चलने वाला है अपसामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या अपसामान्य का इंग्लिश क्या होता है मालूम है? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब जो सबकी तरह ना हो, या फिर जैसा हम सोचते हैं वो वैसा ना हो। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बिलियन के 4 अणुसंख्यक गुणधर्म अभी हमने लेटेस्ट पढ़ा। उसमें एक विलायक है, उसमें विलेय घुला हुआ है और उस विलेय के अणुओं की संख्या के आधार पर उसके 4 गुणधर्म निर्भर करते हैं उसकी अणुओं की संख्या पर। पराशर दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। उन चारों से हमें पर्टिकुलर एक मान प्राप्त होता है। एक तो पराशर दाब, एक वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, एक क्वथनांक में उन्नयन और एक हिमांक में अवनमन, ΔTF। अब इन चारों की जो वैल्यू है ये समय के अनुरूप, जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास 2 कैलकुलेशन है, एक है प्रेक्षिक वैल्यू यानी कैलकुलेटेड वैल्यू, जो हमारा फार्मूला से आता है, और एक है हमारा प्रायोगिक मान। यह है आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यह आता है हमारा रियल वैल्यू, लैब में प्राप्त होता है। जैसे अगर परासरण की बात करूं P की, तो P का जो एक वैल्यू है वो आएगा PV = NST से। इसमें आपको कितना विलेय मिलाए हो उसके ग्राम की मात्रा दी गई होगी, उस विलेय का अणुभार पता ही होगा, कितने आयतन
बना है उस बिलियन का वो कैलकुलेट कर लेंगे। यस की वैल्यू 0.0821 रख देंगे। टेम्परेचर जितना है उसमें 273 जोड़ के केल्विन में करके वैल्यू रख लेंगे और पी की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा है कि आप लैब में जाइए और बाय एक्सपेरिमेंट उसका पराशर दाब ज्ञात करिए, जैसे बर्कले तथा हर्टले के मेथड से। बर्कले तथा हर्टले का बताया था, द्रव एस्थेटिक दाब का बताया था, तो वहां से वो रियल वैल्यू प्राप्त हो रही है पराशरण दाब की। अगर मैं पराशरण दाब की बात करूं तो लैब में आपने बर्कले हर्टले लगा दिया, आपने ऐसे 10 यौगिकों पर आपने काम किया, 10 बिलियनों पर आपने इस प्रकार से वर्क किया। इनमें से आपने देखा कि 5 तो सही सही बता रहे हैं, सही सही का भी अंदाज कैसा है कि जो आपने कैलकुलेशन में निकाला है पी की वैल्यू और जो आपका रियल में आ रहा है, जो वास्तव में बर्कले तथा हर्टले विधि से आ रहा है, उसमें एक माइनर सा जो है डिफरेंस है, दशमलव के दूसरे पहले या तीसरे अंक पर डिफरेंस आ रहा है, माइनर सा डिफरेंस है। और 5 तो सही सही है और 5 गलत है, मतलब मिसमैच कर रहा है, दोनों वैल्यू एक जैसे नहीं आ रहे हैं। उन 5 में भी 3 में कैलकुलेशन का मान ज्यादा आ रहा है और प्रयोगात्मक वाला कम आ रहा है, और 2 में प्रयोग वाला ज्यादा आ रहा है और कैलकुलेशन वाला कम आ रहा है। इसी घटना को हम लोग जो है ये कहते हैं कि ये अपसमान अणुसंख्या गुणधर्म प्रदर्शित कर रहा है। हमको जैसा लगता है कैलकुलेशन, हमका कैलकुलेशन क्यों फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों को लैब में ना जाना पड़े और केवल कॉपी कलम चलाने से उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। 2 बातें मैंने बताई यहां पे, एक एक्यूरेट आए, एक्यूरेट की स्पेलिंग सही होगी, पार्ट से आए नहीं, पार्ट से सही है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है। जिन बिलियनों का प्रेक्षित मान और प्रायोगात्मक मान दोनों ही समान आता है, ऐसे बिलियनों को हम लोग आदर्श बिलियन कहते हैं। ऐसे बिलियन को हम लोग आदर्श बिलियन कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। वास्तव में ऐसे सॉल्यूशन, आइडियल की स्पेलिंग ADEAL, आइडियल सॉल्यूशन, वास्तव में ऐसा कोई भी बिलियन नहीं है जिसका प्रयोगात्मक और प्रेक्षित मान दोनों ही समान आए, उसको हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। लेकिन ऐसा कोई विलयन है, तो यहाँ पे याद रखेगा, नोट्स आप लोग आदर्श विलयन पर जरूर बनाएंगे। आदर्श विलयन की थ्योरी दिया था राउल्ट ने, तो इसलिए राउल्ट जब अपनी थ्योरी दे रहे हैं तो राउल्ट अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं, और राउल्ट की थ्योरी हमको कहाँ मिलती है? राउल्ट के नियम में, वासदाब के अपेक्षिक अनुमान PO माइनस PS अपान PO इक्वल टू N अपान N प्लस कैपिटल N। और वो बताते हैं जो भी मेरे इस वैल्यू को फॉलो करता है वो आदर्श विलयन है। जो राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित नहीं करता वो आदर्श विलयन है, जो विचलन प्रदर्शित करता है वो आदर्श विलयन नहीं, अनादर्श विलयन है। यहां पर नंबर 2, दूसरा कंडीशन ये आया कि एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन लमसम बराबर है, लगभग बराबर है। तो लगभग वो वैल्यू प्रेक्षित मान और प्रयोगात्मक मान का लगभग मान सही है। तो
तो जिन जो है प्रेक्षित मान और प्रयोगात्मक मान जिसका लगभग बराबर होता है, ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? वास्तविक विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वास्तविक विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? रियल सॉल्यूशन। तो ऐसे विलयन हमारे ये ठीक है। इसमें क्या है कि लगभग समान आएगा, दशमलव के दूसरे तीसरे स्थान पर अंतर आएगा। तीसरा आता है असामान्य है। ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे विलयन जिनका मान उत्तर जो है अलग अलग आ रहा है, प्रेक्षित मान का अलग आ रहा है और प्रयोगात्मक मान का अलग आ रहा है, इस घटना को विचलन कहते हैं। यह भी थ्योरी राउल्ट ने दिया था, इसलिए वो अपने ही अकॉर्डिंग देते हैं कि जिसका मान राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विचलन। विचलन की इंग्लिश क्या होती है? विचलन। विचलन की इंग्लिश क्या होती है? और कुछ नाम है? डिफ्लेक्शन। और कुछ नाम है? डी की डी आई? लेकिन और कुछ होगा इसका। क्या स्पेलिंग बोलिए? डी भी आई ए टी आई ओ या? राउल्ट के नियम के अनुसार, जो राउल्ट के नियमों के नियम से जो है विचलन प्रदर्शित करते हैं, या मान उनका जो है प्रेक्षित मान और प्रयोगात्मक मान सेम नहीं आता है, तो ऐसे घटना को हम लोग विचलन कहते हैं। ये विचलन दो प्रकार का है। पहला है आपका धनात्मक विचलन, और दूसरा है ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन क्या है? जिसका मान जो है, अच्छा मैं अगर बात करूं प्रेक्षित मान की, तो ये ज्यादा है और प्रयोगात्मक मान कम है। ऐसे विचलन को हम लोग धनात्मक विचलन कहते हैं, ठीक। और ऋणात्मक विचलन जिसमें प्रायोगिक मान ज्यादा है, या फिर अगर मैं कहूं प्रेक्षित मान कम हो और प्रायोगिक मान ज्यादा हो। प्रेक्षित मान क्या हो? कम हो और प्रायोगिक मान ज़्यादा हो। ऐसे विचलन, ऐसे जो है विचलन को हम लोग ऋणात्मक विचलन कहते हैं।
अब मैं, चूंकि राउल्ट ने बताया हुआ है, तो राउल्ट के आधार पर मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एक नियम समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए PO माइनस PS अपान PO इक्वल टू N अपान N प्लस कैपिटल N है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें पूरी पूरी निकालनी है, और ये आ रहा है इस फार्मूले से और लैब में आ रहा है। तो राउल्ट देख रहे हैं कि जो ये है विले का मूल प्रभाज, कुछ बिलियनों के लिए सही आ रहा है, कुछ बिलियनों के लिए सही नहीं आ रहा है। तो जिन बिलियनों के लिए सही नहीं आ रहा है उसमें ये कह रहे हैं कि विचलन प्रदर्शित कर रहा है, और विचलन किस आधार पर प्रदर्शित कर रहा है इसको भी समझेंगे। तो इन्होंने देखा कि ये जो विले का मूल प्रभाज है ये आना चाहिए 0.5 और आ रहा है 0.7। जो आना चाहिए वो प्रायोगिक मान है, या वो क्या है, प्रायोगिक मान है। और आ रहा है कितना, आ रहा है 0.7। ज्यादा कौन है, प्रेक्षित मान ज्यादा है ना। तो प्रायोगिक मान 0.5 है और प्रेक्षित मान आपका कितना है। तो इसलिए राउल्ट के अनुसार ये विचलन प्रदर्शित कर रहा है, और कैसा विचलन प्रदर्शित कर रहा है, धनात्मक विचलन, क्योंकि पॉजिटिव है, ज्यादा आ जा रहा है। और इस ज्यादा आने वाली जो वैल्यू है 0.7 ये कम आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए, कम। यानी कि ये जो वैल्यू है 0.5 इसको कितना आना चाहिए, ये जो 0.7 है इसको कितना आना चाहिए, 0.5 आना चाहिए। तो प्रेक्षित मान जो है वो ज्यादा आ रहा है। तो यहां से एक ये निकला कि हम इसमें कोई एक संख्या मल्टीप्लाई करेंगे, कोई ऐसी एक संख्या, एक फैक्टर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो दो कंडीशन है, एक तो ये उत्तर ये है, मूल प्रभाज इतना है, तो दो फैक्टर हमें लगाने हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे A से गुणा करना चाहते हैं और यहाँ पे हम B से गुणा करना चाहते हैं, और ये बताया जा रहा है कि A = 1/B होगा या फिर B = 1/A होगा। कैसे, एक टाइम में आप एक ही काम कर सकते हैं, या तो आप A से गुणा करिए वहां, तो यहां पे मत करिए, ठीक है। और अगर वहां पे B से गुणा कर रहे हैं तो यहां पे मत करिए, क्योंकि अगर A यहां से गुणा कर रहे हैं तो इसका मतलब वो वही कहलाएगा कि हम इसमें 1/A का गुणा कर रहे हैं, ये उधर चला जाए। तो हम ये कहेंगे कि हम जो हमारा जो ये दाया पक्ष है उसमें 1/A का गुणा करना, अगर हम वहां A का गुणा करें। और अगर मैं ये समझूं कि यहां पे B का गुणा हो रहा है, तो ये या तो B यहां भेजिए या तो उधर भेज दीजिए, 1/B, ठीक है। तो दोनों में से एक जगह पे गुणा करना। हमको चेंज में क्या लाना है, हमको किससे मतलब है, वात दाब के अपेक्षिक अनुमान से मतलब है। हमारा वात दाब का अपेक्षिक अनुमान की वैल्यू आ रही है 0.5 और प्रेक्षित मान कितना है, तो यहां पे 0.7 कहां पे आने वाला है, यहां पे आने वाला है, इसकी जगह आने वाला है। तो 0.7 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 0.7 0.5 बन जाए, अब यह हमको सोचना है। 0.7 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 0.7 0.5 बन जाए, तो आप कहेंगे कितना,
0.5 बटा 0.7। वेरी गुड। आपने कहा कि 0.7 में 0.5 बटा 0.7 का सर गुणा कर दीजिए तो वैल्यू बन जाएगा 0. यानी कि हमको यहाँ पे गुणा करना है 0.5 बटा 0.7, यानी b की वैल्यू कितनी आ रही है? b की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.5 बटा 0.7। और अगर इसी को मैं राइट साइड में ले जाऊं जो कि a की वैल्यू है, ये हमारा b है कि a है? हम क्या माने थे इसको? कुछ भी मान लीजिए, हमारा ये शायद अगर आपको लग रहा हो कि a था तो यहाँ पे a मान लीजिए, यहाँ पे a का मल्टीप्लाई थे, तो b की मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है? तो b आप कहेंगे सर 0.7 ऊपर भेज दीजिए और 0.5 नीचे। इसको भी अगर आप रखेंगे 0.7 बटा 0.5 तो भी वैल्यू सेम आएगी। और ये 0.5, अब देखो दो फैक्टर लिया था, अब हमको a से मतलब नहीं है, b से मतलब नहीं है, हमको दाहिने पक्ष में गुणा से मतलब है, इससे मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है। तो ये जो दाहिने पक्ष में गुणा हो रहा है इसी को हम लोग कहते हैं 1/2 गुणांक। इसको 1/2 ने बताया था, यही हमारा i क्या है? और i बताता है कि अणु संख्या गुणधर्म का प्रेक्षित मान, क्योंकि 0.7 क्या है और प्रायोगिक मान क्या है? अणु संख्या गुणधर्म का प्रायोगिक मान। तो आई तो हमें पता चल गया है कि हमारा आई जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू और बटा रियल वैल्यू का जो है अनुपात है, तभी आएगा आई। तो हमारा ये जो, अगर मैं इसमें आई से गुणा कर दूं, ऐसे अनादर्श विलयन के लिए जिनका मान प्रेक्षित मान प्रायोगिक मान के बराबर नहीं आता, उसमें आई से गुणा करना पड़ता है। और आई है हमारा अणु संख्या गुणधर्म का प्रेक्षित मान बटा अणु संख्या गुणधर्म का प्रायोगिक मान। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें और देखनी है कि ऐसे हमारे कौन कौन से फॉर्मूले बनने वाले हैं। उसको जानने से पहले जो भी बच्चे आपके संपर्क में कक्षा 10 में पढ़ते हैं उनसे बता दीजिए कि मैथ की भी क्लासेस चल रही है। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। उस बैच का नाम है मस्तक बैच और उसका भी प्राइस कितना है? 999 है। 999 में आपको सारे सब्जेक्ट मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश सब कुछ कवर कराया जाएगा। तो ये भी ऐप पर हमारे अवेलेबल है, आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। जितने भी बच्चे हों उनसे बता सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं ना। तो मैं क्या बता रहा था, आइए देख लेते हैं। अब ये तो सारी बातें राउल्ट ने बता दी और 1/2 के बारे में 1/2 ने बता दिया, 1/2 गुणांक के बारे में 1/2 ने बता दिया। अब ये सारे हम लोग अणु संख्या गुणधर्म और उनके अवसामान्य व्यवहार के बारे में पढ़ रहे हैं कि अवसामान्य गुणधर्म प्रदर्शित करता है, रियल जैसा हमें लगता है वैसा वह है नहीं, वैसा हमें वह प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग एक एक करके सब में चलते हैं और पहला हम बात करते हैं परासरण दाब के लिए। परासरण दाब के लिए हमको लगता था P बराबर CST। क्या लगता था? अब ये आपका अपसामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, इसमें क्या आने वाला है? ये आने वाला है P = ICST या PV =
IW/m/ST, है ना। दूसरा था हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये क्या था आपका PO माइनस PS अपान PO इक्वल टू N प्लस कैपिटल N। लेकिन अब ये क्या हो जाएगा PO माइनस PS अपान PO इक्वल टू I इंटू N अपान N प्लस कैपिटल N। तीसरा है आपका क्वथनांक में डेल टीवी बराबर क्वथनांक में उन्नयन KB इंटू W इंटू 1000 बटा M इंटू कैपिटल W। अब ये क्या हो जाएगा डेल टीवी बराबर I इंटू KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 और बटा कैपिटल स्मॉल m इंटू कैपिटल W। किसी की कुछ आवाज आ रही है? कौन है? कौन? सूर्यांश? क्या कह रहे हो? मेरे कान बज रहे हैं यार। कौन बोल रहा है? मोहम्मद आदित्य। कौन है मोहम्मद आदित्य? क्या बोल रहे हैं? पता नहीं सर, यही अभय पता नहीं क्या चल रहा है। अभय क्या बोल रहे हो? मोहम्मद आदित्य अभय पता नहीं। वो मोहम्मद आदित्य हैं, ये अभय डिसूजा हैं। विमान का अनुमान डेल TF इक्वल टू KF इंटू W इंटू 1000 बटा M इंटू कैपिटल W। अब ये बदल के क्या हो जाएगा डेल TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू W इंटू 1000 बटा स्मॉल m इंटू। एक चीज़ बहुत ही गहन अध्ययन से एक और बात की गई, इसमें देखा गया कि ये जो चारों फॉर्मूले हैं अणु संख्या गुणधर्म के, इसमें कोई एक ऐसा है जो हमसे मिस हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी वैल्यू गड़बड़ आ रही है। हम चाह रहे हैं कि प्रायोगिक मान भी वैसा ही आए या प्रेक्षित मान भी वैसा ही आए जैसा प्रायोगिक मान आ रहा है। तो प्रेक्षित मान क्यों गड़बड़ आ रहा है? तो चलो ठीक है, आई से गुणा कर दिया, आई से गुणा, लेकिन आई अभी भी हमारा क्या बता रहा है कि प्रेक्षित मान प्रायोगिक। अरे भैया, जब कैलकुलेशन वैल्यू उतनी आ रही है, प्रायोगिक वैल्यू कुछ और बताइए ना नया, जिससे ये समझ में आए कि इसमें कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है सारा मामला। चारों फॉर्मूले में एक चीज ऐसी है जिसको हमें पता नहीं है, लेकिन हम अंदाज वश उसका लिख देते हैं। वो क्या है? नहीं, आई को छोड़ के, आई तो है, आई को हटाइए। कुछ तो ऐसा है जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या घट बढ़ सकता है कि बिलियन जैसा होगा उसके हिसाब से टेम्परेचर होगा? नहीं,
अगर 25 डिग्री पर टेम्परेचर पे बात हो रही है तो 25 डिग्री होगा, और टेम्परेचर तो सब में अवेलेबल भी नहीं है। कोई तो है जो सब में है, चारों में है। कह रहे स्मॉल डब्लू, माने अगर आप 0.25 ग्राम लिए हो बिले स्मॉल डब्लू, तो वो क्या घट बढ़ सकता है? वो तो 0.25 ग्राम ही रहेगा। और कौन है? कह रहे मोल, कैपिटल डब्लू। अरे बिलियन का भार या बिलियन का आयतन जो कुछ भी है वो थोड़े घट बढ़ सकता है। स्मॉल यम कि हो सकता है कि जिसका अणुभार मैं जितना समझ रहा हूं वो उतना है नहीं। अच्छा, बाय एक्सपेरिमेंट चेक भी यही किया गया। हम जो देख रहे हैं यहां पे आई की वैल्यू 0.5 और ये मान लेते हैं ये आया हमारा कितना 0.75 0.5 से 1.5 गुना ज्यादा है, 2 गुना। अब उत्तर आ भी कैसा रहा है? आई की वैल्यू जो आ रही है या फिर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ भी ऐसा रहा है, 1.5 गुना, 2 गुना, ज्यादा या कम या आधा, इस तरीके की वैल्यू आ रही है। आई की वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अगर अणुसंख्या गुणधर्म का प्रेक्षित मान अणुसंख्या गुणधर्म के प्रायोगिक मान से ज्यादा होगा तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, 1.5 आएगी, 2 आएगी। अभी अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था कि जो धनात्मक विचलन है उसमें प्रेक्षित मान प्रायोगिक मान से ज्यादा होता है। इसका मतलब आई की वैल्यू भी क्या आएगी? 1 से, अगर 1 से ज्यादा आई तो धनात्मक विचलन, और अगर 1 से कम आई तो कैसा होगा? अभी अभी आपने देखा ना कि ऊपर प्रेक्षित मान है, नीचे प्रायोगिक मान है। प्रेक्षित मान अगर ज्यादा होगा तो निश्चित तौर पर 1 से ज्यादा ही आएगा, भाग करना तो आता है ना आपको। और अगर प्रेक्षित मान कम हुआ, प्रायोगिक मान ज्यादा हुआ तो 1 से कम आएगा, ये भी आपको पता है। तो 1 से ज्यादा आएगा तब तो वो धनात्मक विचलन है, 1 से कम आएगा तो क्या है? ऋणात्मक विचलन है। लेकिन अगर 1 के बराबर आ जाए, और अगर 1 के बराबर आएगा तो एक ही कंडीशन है कि प्रेक्षित मान और प्रायोगिक मान दोनों सेम हो जाए। और अगर 1 के बराबर आया तो इसका मतलब कि वह विचलन प्रदर्शित नहीं करता, तो विचलन नहीं प्रदर्शित करता है, वो सही है ना। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एक ऐसा फार्मूला है जिसमें यम जो ऐसा है, यम जो मेन फैक्टर है यहाँ पे, कि स्मॉल यम हम सही नहीं रख रहे हैं। एम क्या है? अणुभार, और ये हम सही नहीं रख रहे हैं। तो अगर मैं अणुभार की बात करूं या फिर इनमें देखूं कि आई न लेकर के अणुभार में चेंजेस करूं, आई नहीं चेंज करना है, मुझे अणुभार चेंज करना है, तो आप यहां पे एक चीज देखेंगे कि जो अणु संख्या गुणधर्म है, जो लेफ्ट हैंड साइड में चारों रखे गए हैं वो अणु संख्या गुणधर्म है, और जो राइट साइड में अणुभार है वो बटे में है। वो कहां है? यानी कि जो अणु संख्या गुणधर्म है, जो अणु संख्यक गुणधर्म है वो अणुभार के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। अगर मुझे यह सोचना है कि मेरा अणु संख्या गुणधर्म का मान जो प्रेक्षित मान है वो ज्यादा है, मतलब किसकी ओर बढ़े? धनात्मक विचलन की ओर बढ़े। ज्यादा मतलब है कितना? ये ऋणात्मक विचलन है। कैसा है? क्योंकि कम आ रहा है, प्रेक्षित मान जो है प्रायोगिक मान से कम आ रहा है। अब उसको मुझे बढ़ाना है, ज्यादा करना है, इंक्रीज करना है, तो मुझे अणुभार कैसा करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अगर मुझे उसको बढ़ाना है तो मुझे अणुभार क्या करना पड़ेगा? एक बात, पहले कैसा था? अणु संख्या गुणधर्म जो प्रायोगिक वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है और जो प्रेक्षित वैल्यू है वो कम आ रही है ना। और हमको क्या करना है?
अणुभार को बढ़ाना है। अगर मेरा अणुभार कम है, पहले कम था, मैंने कम रखा हुआ है, अगर मैं अणुभार ज्यादा रख दूंगा तो घट जाएगा। और अगर मेरा अणुभार पहले ज्यादा है, अगर उसको बदल के कम रख दूंगा तो आप अणु संख्या गुणधर्म का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि ये जो अणु संख्या गुणधर्म है, ये अणुभार के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। और यहां पे एक शब्द और आ रहा है, अपसामान्य अणुभार, अपसामान्य, एबनॉर्मल, अपसामान्य क्या, अणुभार। किताबों में आपको किस नाम से मिल जाएगा, मोलर द्रव्यमान, इसी को अणुभार कहते हैं। तो ये जो अणुभार है वो अणु संख्या गुणधर्म का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। और आई क्या है हमारा, आई क्या होता है, प्रेक्षित मान बटा। तो आप देखो अणु संख्या गुणधर्म का प्रेक्षित मान, अणु संख्या गुणधर्म का प्रेक्षित मान 1/, अणुभार होगा। अणु संख्या का गुणधर्म का प्रेक्षित मान इस प्रोपोर्शनल टू 1/, अणु संख्या गुणधर्म का प्रेक्षित, मतलब प्रेक्षित वाला अणुभार ना, है ना, इसको क्या कहेंगे, अणु संख्या गुणधर्म का प्रेक्षित अणुभार, क्या कहेंगे। और ये आपका प्रायोगिक अणु संख्या गुणधर्म का प्रायोगिक मान जो होगा वो अणु संख्या गुणधर्म के प्रायोगिक अणुभार से क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यानी कि आई जो हमारा आ रहा है कि अणु संख्या गुणधर्म का प्रेक्षित मान, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, प्रेक्षित की जगह क्या आ जाएगा, एक और चीज, या फिर आप इसको बता सकते हैं कि जो आई है वो आपका मेरे ख्याल से सामान्य आएगा, सामान्य अणुभार बटा अपसामान्य अणुभार। फिलहाल ये ज्यादा बेहतर है जो मुझे लग रहा है। इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना अणुभार आप समझ रहे हो वो उतना अणुभार नहीं है। तो यहां पे अरे 11 की बैच, 11 में बैठे हो, अभी बैठ गए, कब से, अच्छा अच्छा ठीक किए, बहुत बढ़िया किए। तो आपके लिए 11th क्लास प्रचंड बैच, ठीक है, घर में बैठ के पढ़े 999 में। तो मैं ये बात कर रहा था, देखो हो क्या रहा है, सुनो अभी बात को आप समझिए, बात आप समझिए भैया। हो सकता है जो आपका अणुभार है वो अणुभार में परिवर्तन कैसे आता है उसकी भी थ्योरी समझ लीजिए। अणुभार में परिवर्तन देखिए कैसे आता है भैया, समझिए। जो आई है उसकी वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हुई तो धनात्मक विचलन होगा, 1 से ज्यादा हुई तो क्या होगा, और अगर 1 से कम हुई तो ऋणात्मक विचलन होगा। अब देखो आई जो अणुभार में परिवर्तन आता कैसे है, ये भी बात समझिए। मान लीजिए कोई ए है,
वो अवाष्पशील विलय है। देखो भैया ये विलय है ए, अब इसको किसी विलायक में मिलाया जा रहा है। मुझे ए का फॉर्मूला पता है, मान लेता हूं मेरे जो ए है वो उसका फॉर्मूला है C2H6 C2H4O2। मेरा जो अणु है उसका फार्मूला है C2H4O2। इसलिए इसका अणुभार कितना है, कितना है? 60 है। ठीक है, और जब मैं इसे विलायक में डुबोता हूं तो ये अणु संख्या गुणधर्म प्रदर्शित करेगा, ध्यान देना। और ये वास्तविकता में है तो ये अणु संख्या गुणधर्म। अब इसका मैंने समझ लिया, इतना ग्राम ए लिया था मैंने, पीवी बराबर W/m एसटी में रखना है। आयतन बिलियन का अभी भी उतना ही है। W कितना ग्राम मैंने मिलाया वो अभी से फिक्स है। यस की वैल्यू कांस्टेंट है तो फिक्स ही है। टेम्परेचर जैसा है उसमें 273 जोड़ के हमने रख लिया। सिर्फ फर्स्ट कौन रहा है मामला, इस माध्यम का। अब मैं देख रहा हूं कि जो मेरा प्रेक्षित वैल्यू है, जैसे प्रायोगिक वैल्यू आया मेरा जो है 1.3 ATM, कितना है 1.3 ATM, और रियल में आ रहा है कितना 0.6 ATM। रियल में कितना आ रहा है भैया 0.6। और तो ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है कि ऋणात्मक, कैसा प्रदर्शित कर रहा है? देखो फिर मैं कह रहा हूं, ध्यान देना ध्यान से, प्रेक्षित और प्रायोगिक। अभी तक की क्लास में जो आप सीखे हैं उस पर थोड़ा जोर लगाइए और बड़े जो समझ के विचार करके ही उत्तर बताइए कि धनात्मक है कि ऋणात्मक। तो धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक है। कैसा है? क्योंकि प्रेक्षित मान जो है, अगर मैं यहीं पे इसको ये कह दूं कि ये 0.2.6 है, अब कैसा है भैया? तो ऋणात्मक वैल्यू। देखो ये सत्य घटना पर एक आधारित क्वेश्चन है। ए है जिसका फॉर्मूला उतना है, उसको जब हमने मिलाया अंदर भेजा तो वैल्यू आई हमारी 1.3, आनी चाहिए थी 2.6, आनी क्या चाहिए थी 2.6। और ये भी पता चल गया कि ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। अब जब मैं इस फार्मूले में जब 60 रख रहा हूं, ध्यान देना, तो हमारा उत्तर आ रहा है कितना 1.3। लेकिन अगर मैं 60 की जगह 120 रख दूं तो हमारा उत्तर आ रहा है 2.6। तो बताओ 60 रखूं कि 120? आई की बात ही नहीं हो रही, आई को हटा दीजिए, आई रखना ही नहीं है। 60 रखूं कि 120? क्योंकि सही सही कौन बता रहा है? ये वाली वैल्यू तक पहुंचना है ना, 2.6 तक पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा 120। फिर मेरी समझ में आता है कि यार अब ये थोड़े हो सकता है कि बचपन से जो हमने पढ़ा है उसका अणुभार निकालने का फॉर्मूला ही गलत है। अणुभार निकालने का फॉर्मूला गलत थोड़े हो सकता है। इसका मतलब जब ये जो C2H4O2 है ये जब विलयन में जा रहा है तो इसके दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना ले रहे हैं। अब जो अंदर गया उसका जो विलय का अणुभार है वो है C4
H8O4। अंदर जाने के बाद जो विलय आया उसका अणुभार है, उसका फार्मूला है C4H8O4। और जब मैं इसका अणुभार निकालता हूं तो कितना आ रहा है? इसका मतलब कि बाहर जो विलय है उसका फार्मूला है C2H4O2। जैसे ही उसको हमने विलय में मिलाया वो दो अणु आपस में क्या हो गए? संगुणित हो गए, और संगुणित होकर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब इसका जो फार्मूला बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि C2H4O2 के दो अणु आपस में मिलकर C2H4O2 के एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। और इसलिए इसका फार्मूला, इसका जो अणुभार मैं रख रहा हूं 120, अब 120 रखने से हमारा उत्तर आ जा रहा है सही। एक और बात समझ में आई कि ऋणात्मक विचलन था, आना था 2.6, आया कितना? 1.3, यानी आई की वैल्यू 1 से कम, आई की वैल्यू 1 से कम। यानी कि ऐसे विलय जो संगुणित हो जाते हैं विलयन में जाने पर या विलायक से मिलने पर, क्या प्रदर्शित करते हैं? ऋणात्मक विचलन करते हैं। जो विलायक में मिलकर या विलयन में जाते ही संगुणित हो जाए, यानी सोचो कि एज एग्जाम्पल, क्योंकि वो संख्या तो मैं नहीं बोल पाऊंगा लेकिन परसेंटेज के हिसाब से बोलूं, प्रतिशत ना भी बोलते हुए आप उसको प्रतिशत मानिए कि मान लो पहले विलयन अणुओं की संख्या थी 100, पहले अणुओं की संख्या कितनी थी? और विलयन में जाते ही दो अणु मिलके एक अणु बना ले रहे हैं। अब विलय की संख्या कितनी है? 50। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर पहले कितने थे? 100, अब वो जैसे ही विलयन में गया अब उसमें विलय के अणुओं की संख्या कितनी बची? 50, क्योंकि हर एक दो अणु मिलकर एक अणु बना ले रहा है और इसीलिए उसका अणुभार भी बढ़ जा रहा है। बात समझ में आ रही? तो यानी कि 100 से क्या हो जा रहा है? एक और बात समझ में आई, अब 50 और 100 में डिफरेंस जो आ रहा है, एक और चीज, पूरे उत्तर प्रदेश में भैया ऐसी क्लास अगर कोई आपको पढ़ा देना कतई नहीं हो सकता, आप बस समझिए। इसीलिए तो हम लोगों का केमिस्ट्री का रिजल्ट क्यों इतना बेहतर आता है, आप उसके इतने डेप्थ में पढ़ लेते हो ना, उसके बाद आपको वो चीज एकदम आसान लगने लगती है। 50 यानी अणुओं की संख्या क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। तो अणु, एक और चीज आ गया कि अगर विलयन में जाने पर अणुओं की संख्या कम हो जाए, कैसा हो जाए? कम हो जाए, तो भी कैसा प्रदर्शित करेगा? ऋणात्मक। ऐसी स्थिति में आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू तो पहली कंडीशन है 1 से क्या आनी चाहिए? कम आनी चाहिए। ऊपर से 100 से क्या हो गया? 50 हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं अभिक्रिया, भाई पहले अभिक्रिया नहीं होती, जैसे विलायक में डाला तो अभिक्रिया हो गई, तो अभिक्रिया के पश्चात अणुओं की संख्या और बटा अभिक्रिया से के पूर्व अणुओं की संख्या। और ये फॉर्मूला यहां के लिए है ही नहीं, ये तो दोनों के लिए लागू होता है। ये तो दोनों के लिए लागू होता है, यानी चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक। बात समझना, जिन अणुओं, जो अणु संगुणित हो जा रहे हैं उनके लिए आई की वैल्यू 1 से कम आएगी, क्योंकि अणुओं की संख्या कम हो जा रही है। अणुओं की संख्या बाद में फिर बटा पहले कितना था? 50/100, यानी 1/2, यानी आई की वैल्यू 1/2 रख दोगे तो कितना आ जाएगा? समझ में आएगा ना? धनात्मक विचलन में क्या होगा?
अब देखो धनात्मक विचलन में क्या होने वाला है, अणुओं की संख्या क्या हो जानी चाहिए, अधिक हो जाए, क्या हो जाए, बढ़ जाए। अणुओं की संख्या बढ़ने का मतलब अणुओं की संख्या बढ़ती दो ही कंडीशन में है भैया, या तो वियोजित हो जाए, वियोजित होने का आशय क्या है, या फिर आयनित हो जाए। तो वियोजित हो जाए, आप पहले उसी पे फोकस, सर गलत है, हमको सब पढ़ाई से मतलब, हाँ हिंदी लेना है मुझे, मैं पढ़ूंगा हिंदी। अब ठीक है भैया, कभी भी गड़बड़ है, सही है। वियोजित हो जाए आयनित हो जाए, वियोजित का आशय क्या है भैया, जैसे मैंने कहा कि फॉर्मूला है C3H6O2, C3H6, अब ये विलयन में जाते ही, सॉरी C3 नहीं, C2H4O2, ठीक। अब ये विलयन में जाते ही CH2O वाला हो जाए, फॉर्मूला था C2H4 और विलयन में जाते ही CH2 हो जाए। आधा हो गया कि नहीं हो गया। अब मान लो अगर ये 100 अणु है, प्रारंभ में परसेंटेज क्या कर लीजिए, 100 अणु है, तो ये यहां पे कितने हो जाएंगे, 200, क्योंकि अणुओं की संख्या क्या हो गई। हाँ भैया, कहाँ कम किया, मैंने तो बढ़ा दिया। हाँ तो कैसे दुगना होगा, ऐसे ही ना कि पहले कितना था, सी दिखाई नहीं दे रहा है, देखो फिर अच्छे से, पहले कितने अणु थे, 100, किसके, C2H4, अरे पढ़े नहीं द्रव्यमान संरक्षण का नियम कक्षा 11 में, परमाणुओं की संख्या घटती बढ़ती नहीं है, अणुओं की संख्या घट बढ़ जाए चलेगा। C2H4O2 कितने थे, 100 थे, अब ये C2H4O2 नहीं रहा, अभी क्या हो गया, CH2 हो रहा है, तो कितने से गुणा करूं, तो अणुओं की संख्या बढ़ी कि घटी, बढ़ी। तो धनात्मक विचलन कि ऋणात्मक विचलन, धनात्मक विचलन, यानी कि जिसमें अणुओं की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए। समझ में आया। क्या कहां पे 30 होना चाहिए, क्यों भैया, क्योंकि अणुओं की संख्या यहां तो घट गई, पहले कितना था ये 100, कौन, अब कितने हो गए 50, कितने हो गए, अब ये अणुओं, अब आप कह रहे हो कि भैया इसका अणुभार कितना, लेकिन विलयन में जाते ही एक अणु का अणुभार कितना हो गया 120, क्योंकि कुल अणुभार कुल द्रव्यमान संरक्षित है। ये था 60 गुणे 100, टोटल कितना, ये था 50 गुणे, उसमें थोड़े परिवर्तन हुआ, इसलिए जो विलय का अणुभार हम 60 रखने उससे उत्तर नहीं आ रहा। जब विलय का अणुभार 120 रखेंगे तब उत्तर आएगा, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ये धनात्मक विचलन का है कि ऋणात्मक विचलन का, ऋणात्मक विचलन का एग्जाम्पल है। तो यहां से अब हमें डेली पढ़िए, ठीक है, और जाके इनरोल कर लीजिए, अभी भी नहीं किए कुछ लोग, तब भी नहीं फेटा, जो गुल्ली मार देते हो ना बीच बीच में, जाके ये वीडियो देख सकोगे, क्योंकि अब ये चैप्टर के बाद YouTube पे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आइए समरी देखते हैं, आज की क्लास की समरी की स्पेलिंग क्या है, समर में समरी देखते हैं, सही है।
आई नाम की एक चीज होती है जिसे क्या कहा जाता है, वन हाफ गुणांक। किसने दिया था, वन हाफ ने दिया था, इसलिए उसको वन हाफ फैक्टर कहते हैं, वन हाफ गुणांक कहते हैं। आई क्या बताता है भैया, प्रेक्षित मान बटा प्रायोगिक मान, पक्का। और क्या बताता है आई, और क्या बताता है, प्रायोगिक अणुभार बटा, क्योंकि अणुभार व्युत्क्रम होता है ना, प्रेक्षित अणुभार। और क्या बताता है आई भैया, और क्या बताता है, हाँ, पश्चात अणुओं की संख्या, पश्चात। भाई बाकी तो फुल डिटेल नोट्स बनाएंगे ना बढ़िया से लिख लिख के, यहां तो शॉर्ट में समरी देखो, पश्चात अणुओं की संख्या बटा पूर्व अणुओं की संख्या, पूर्व अणुओं की संख्या। सर एक एग्जांपल बता दीजिए, संगुणित में आयनित वाला बता दीजिए सर। आयनित NaCl किसमें टूटता है, Na+Cl-। अगर 100% वियोजित हो रहा है, 60% वियोजित हो रहा है अगर, तभी आई की वैल्यू, बाद में कितने अणु बने, 2, पहले कितने थे, 1, टोटल कितना हुआ, 2। धनात्मक जाएगा कि ऋणात्मक, धनात्मक विचलन। कैसा प्रदर्शित करेगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। सर संगुणन का एग्जांपल बता दीजिए, CH3COOH। जैसे ही एसिटिक अम्ल बाहर होता है तो CH3COOH का होता है, जैसे ही विलयन में जाता है CH3COOH का होल ट्वाइस हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक्टिवेट हो जाता है एसिटिक एसिड में। हाइड्रोजन बॉन्ड एक्टिवेट होने का मतलब अभी पूरा डिटेल अगर मैं बता दूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए मत पूछिए, और मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा भैया, क्योंकि बहुत टाइम चला जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं बताने वाला नहीं हूं। ये CH3 है, और ये O है, और ये O है, ये H है, और ये O है, ये C है, और ये CH3 है, ये O है, और ये H है, ये अणु। नहीं समझे, माने जब बाहर है तो CH3COOH कैसा, और जैसे ही जल में गया ऐसा हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये 2 अणु 1 अणु बन गया, तो इसलिए कैसी घटना प्रदर्शित करता है, संगुणन का। अब अगर मैं इसमें पूछूं वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या 1 बटा वियोजन से पूर्व, बताओ 1 से कम है, यानी कैसा विचलन प्रदर्शित करेगा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित। हाँ या ना। आप जब भी कोई फॉर्मूला बनाएंगे, ध्यान रखें, आप जब भी कोई फॉर्मूला बनाएं तो आप PV = NST नहीं बनाएंगे, PV = IEST बनाएंगे। चाहे आप जो पिछला न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसको भी कर डालिए, उसमें आई की वैल्यू सारी की सारी कितनी थी, 1 थी। और जिन ये आई कब रखेंगे, प्रश्न न्यूमेरिकल में जब शब्द आ जाए वियोजन, जब शब्द आ जाए आयनन, जब शब्द आ जाए संगुणन, तो समझ लेना कौन सा फॉर्मूला रखना है, PV बराबर PO - PS अपान PO = I × N/N प्लस, बोलो हाँ या ना, डेल TB बराबर, क्या बोल रहे हो, कहाँ नहीं रहेगा भैया, दिख नहीं रहा है, डेल TB बराबर I × KB × मोललता, बोलो हाँ या ना, ये फार्मूला रखेंगे। और डेल TF में क्या रखेंगे, I × KF × मोललता, बोलो हाँ या ना, ये फार्मूला रखेंगे। कौन कौन से शब्द आने पर, वियोजन, आयनन और संगुणन आने पर। आई क्या है, 1/2 गुणांक है। इज दैट क्लियर। इसी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे।
आज के लिए बस इतना ही, आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट। नोट्स बनाते रहें सभी।